To the exams made simple. So we are back with the PIB and AIR news for 13th March. सबसे पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज इस्माइल फारूकी वर्डिक्ट ऑफ 1994 रिलेटेड टू. इस्माइल फारूकी केस हुआ था 1994 में, ये किस चीज़ से रिलेटेड है. सेकंड इज व्हेन वाज पब्लिक अकाउंट कमिटी फर्स्ट सेटअप. इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं. ओके. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग. तो ये बैंकिंग से रिलेटेड टर्म है, इसके बारे में बताना है. फोर्थ थिंग इज व्हाट इज जिंगकोंग टू. बस आपको ये बता दूं कि ये चाइना से रिलेटेड है, तो ये क्या चीज़ है आपको बताना है. नाउ लेट्स कम टू द न्यूज़ फॉर टुडे. सो फर्स्ट इज कैबिनेट अप्रूव्स प्रपोजल फॉर एक्सेशन ऑफ इंडिया टू 3 अग्रीमेंट्स. अब 3 अग्रीमेंट्स का अप्रूव किया है. कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज नाइस अग्रीमेंट 1957 का. ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स. ओके. तो जो ट्रेडमार्क वगैरह होते हैं किसी भी कंपनी के गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, उनका और उनके क्लासिफिकेशन के लिए ये अग्रीमेंट है. ओके. सेकंड इज द वियना अग्रीमेंट. दिस इज फॉर सेटिंग अप एन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द फिगरेटिव एलिमेंट्स ऑफ मार्क्स. आप बोलोगे फिगरेटिव एलिमेंट्स ऑफ मार्क्स क्या होता है. तो जैसे कोई भी मतलब ट्रेडमार्क वगैरह किसी कंपनी का रहता है, तो एक होता है फिगरेटिव ट्रेडमार्क. ठीक है. तो उसमें केवल एक इमेज होती है किसी पे. जैसे आप अमूल बोलो तो अमूल गर्ल जो एक रहती है उसमें, तो वो एक उसका फिगरेटिव ट्रेडमार्क है. ठीक है. और अगर बोलो फिगरेटिव एलिमेंट्स ऑफ मार्क्स, तो जब कुछ वर्ड्स वगैरह रहते हैं, जैसे सपोज डोमिनोज लिखा हुआ है, तो वो जो है वो वर्ड के रूप में एक ट्रेडमार्क है उसका. ओके. फिगरेटिव भी है और वो वर्ड भी है और वो उसका ट्रेडमार्क है. फाइन. So third is the Locarno Agreement for establishing an international classification for industrial designs. तो industrial design के लिए classification है. तो ये तीनों याद रखना. नाइस अग्रीमेंट, वियना अग्रीमेंट, लोकार्नो अग्रीमेंट, ये तीनों जो हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है. एंड दे विल हेल्प द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस इन इंडिया टू हार्मोनाइज द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स. ठीक है. तो जो हमारे यहाँ के नेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं उनको हम इसके थ्रू, इन अग्रीमेंट्स के थ्रू अलाइन करेंगे. तो आपको जो मतलब मेन इनमें पहली बात तो याद रखने वो ये है कि ये तीनों नाइस अग्रीमेंट, वियना अग्रीमेंट और लोकार्नो अग्रीमेंट जो है ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, आईपी राइट्स और ट्रेडमार्क्स से जुड़े हुए हैं. और इंडिया ने इन तीनों को अभी एक्सेस किया है, और इससे जो हमारे नेशनल क्लासिफिकेशंस हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन एप्लीकेशंस, उनको हम इनलाइन करेंगे विद दोज दैट आर फॉलोड ग्लोबली. ठीक है. तो जो पूरी दुनिया जो फॉलो करती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिसको बोलना चाहिए, उसके साथ में अलाइन करेंगे. इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू इंक्लूड इंडियन डिज़ाइंस, फिगरेटिव एलिमेंट्स एंड गुड्स इन द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स. ठीक है. तो अब जो यहाँ के इंडियन के कई डिज़ाइंस वगैरह जो हमारे यहाँ पे ही क्लासिफाइड है और फिगरेटिव एलिमेंट्स और गुड्स हैं, उनको इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी जगह मिलेगी. और फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा. भाई कोई ट्रेडमार्क यहाँ का है, सपोज कोई यहाँ की कंपनी वगैरह है, उसका वो वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स जब भी देखेंगे तो उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, आईपीज इन इंडिया. ओके. और इससे एक ये फ़ायदा भी मिलेगा, अगर कभी कोई क्लासिफिकेशंस में रिव्यू होता है, रिवीजन होता है, तो इंडिया को भी वो वहाँ पे राइट मिलेगा इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस. ओके. Now second news is that Facebook has launched Facebook Hubs to support startups. यही मेन चीज़ है, यहीं पे कीवर्ड है, याद रखना है. फेसबुक हब है, काय के लिए है, बोल सकते हैं कोई नया सोशल मीडिया या कुछ और इंटरेक्शन वगैरह के लिए है. याद रखना ये स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए है और इनोवेशन को फॉस्टर करेगा और सपोर्ट देगा फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है. और स्टार्टअप कम्युनिटी को कैसे सपोर्ट करेगा, मेंटर आवर्स और ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, डिस्कशंस होंगे. तो इसके लिए इन्होंने इंडिया में 20 लोकेशंस चूज़ की हैं, सच एज पुणे, नवी मुंबई, दिल्ली, इस तरीके की 20 लोकेशंस हैं. वहाँ पे ये वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे. ओके. फेसबुक हब्स लॉन्च बाय फेसबुक. और इसमें इट विल ऑल्सो इनकम्पस को-वर्किंग कम्युनिटी, होस्टिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़. ठीक है. तो
वर्किंग कम्युनिटी मतलब किस तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ करें लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स यानी जो नए अभी मतलब स्टार्टअप्स वगैरह खुल रहे हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले. ओके. aims to be a part of a network for training and ग्लोबल नेटवर्क आएगा ट्रेनिंग और मेंटरिंग के लिए, और ना केवल स्टार्टअप्स के लिए पर डेवलपर्स, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए, क्रिएटर्स के लिए, जॉब सीकर्स के लिए. ठीक है. Sorry for the pause, friends. And third news is about the global chemical outlook too. तो ये यूएन एनवायरनमेंट एजेंसी का है ग्लोबल केमिकल आउटलुक. तो रिपोर्ट है उनकी, और अभी उसका सेकेंड एडिशन आया है जिसका नाम है फ्रॉम लीगेसीज टू इनोवेटिव सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंटिंग द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और मैं बता दिया किसके द्वारा किया गया, यूएन एनवायरनमेंट असेंबली द्वारा, और 2016 में इसको मैंडेट किया गया था. और ये जो रिपोर्ट आई है, इट अलर्ट्स पॉलिसी मेकर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू द क्रिटिकल रोल ऑफ द साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आजकल बात चल रही है, उसमें केमिकल्स और वेस्ट जो उससे निकलते हैं उनका मैनेजमेंट के लिए अलर्ट किया है इस रिपोर्ट ने. और जो ग्लोबल गोल था कि केमिकल्स के इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जाए और वेस्ट को कम से कम किया जाए, वो 2006 में सेट किया गया था ये ग्लोबल गोल अंडर यूएन्स ग्लोबल नॉन बाइंडिंग केमिकल्स प्रोग्राम. ये केमिकल्स प्रोग्राम था, यूएन का था, ये याद रखना, स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल्स मैनेजमेंट. ठीक है. तो वैसे इसका जो गोल सेट किया गया था वो 2020 का किया गया था, बट अब इस रिपोर्ट ने कहा है कि ऑब्वियस सी बात है अगले साल है तो नहीं हो पाएगा, विल नॉट बी अचीव्ड बाय 2020. और इसमें खासकर रिपोर्ट ने बताया जो डेवलपिंग कंट्रीज और जो इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन है, वहाँ पे अभी भी प्रॉपर जो केमिकल और वेस्ट का मैनेजमेंट है वो नहीं है, वहाँ पे अभी भी वैसे सिस्टम्स नहीं हैं. ओके. और ये जो केमिकल प्रोडक्शन और कंजम्पशन है, ये ज़्यादा इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और खासकर चाइना. सो चाइना इज़ द मेन कल्प्रिट अगेन. ओके. और पहला जो एडिशन आया था ग्लोबल केमिकल्स आउटलुक का, टुवर्ड्स साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स, याद रखना पहला था टुवर्ड्स साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स, पहला एडिशन था 2013 में आया था. और इट असेंबल्ड साइंटिफिक, टेक्निकल एंड सोशो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑन दी साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स. तो उस टाइम पे केवल कैसे मैनेजमेंट किया जाना चाहिए उसका, उसके बारे में बताया था. ना फोर्थ इज द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट. और ये रिपोर्ट जो है ये मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के पास में कितना कितना सोना है, कितनी गोल्ड होल्डिंग है, उसको हाईलाइट करता है. और इस पे टॉप किया है यूएस ने, देन फॉलोड बाय जर्मनी, थर्ड नंबर पे आईएमएफ है. ओके. याद रखना आईएमएफ जो ये मॉनेटरी फोरम है, ये थर्ड नंबर पे, नॉट अ कंट्री. फर्स्ट इज यूएस, सेकंड इज जर्मनी. और इंडिया कौन से नंबर पे? इंडिया 11th नंबर पे है. इट हैज़ द 11th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, और अभी जो उसकी होल्डिंग है वो 660 टन है. ओके. ऑफ गोल्ड, इतना सोना है हमारे पास में, 11th नंबर पे. और अगर कंट्रीज़ को केवल कंट्रीज़ को रखा जाए आईएमएफ को हटा के, तो 10th नंबर पे आएगा. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है ये मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द गोल्ड इंडस्ट्री, और इट एम्स टू स्टिमुलेट एंड सस्टेन डिमांड फॉर गोल्ड, प्रोवाइड इंडस्ट्री लीडरशिप एंड बी द ग्लोबल अथॉरिटी ऑन द गोल्ड मार्केट. तो गोल्ड से रिलेटेड हर चीज़ है ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल. मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करती है, और इंडस्ट्री लीडरशिप प्रोवाइड करती है, और गोल्ड मार्केट के लिए ग्लोबल अथॉरिटी है. ना वर्ल्ड किडनी डे इज़ ऑन 14th मार्च, और इसका जो इस बार का थीम है वो है हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर. और एक्चुअली हमेशा 14th मार्च को नहीं होता, इट इज़ द सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च. ओके. तो कल जो है सेकेंड थर्सडे है और वर्ल्ड किडनी डे है. और किडनी के बारे में वही है कि अपना हर कोई अब मतलब मोस्ट ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, और ज़्यादातर जो है वो वही सिटिंग वाला काम ही रहता है. तो किडनी मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, कई स्टूडेंट्स की, मतलब मैंने अपने सामने देखा है, बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं. सो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर फ्रेंड्स एंड स्टे हाइड्रेटेड, स्पेशली ऑन द वर्ल्ड किडनी डे. ओके. एंड सिक्स न्यूज़ इज अबाउट द एमसीए रिलीजिंग नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, MCA। तो पहले से ये गाइडलाइंस थी, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस थी ऑन सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, 2011 में आई थी। इनको NVGs भी कहा जाता है, और उनको रिवाइज करके अब बनाई गई है नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। ओके, प्रिंसिपल्स थोड़े देख लेते हैं यहाँ पे गाइडलाइंस में क्या क्या कहा है कि बिजनेस जो है उनको खुद को एथिकली, ट्रांसपेरेंटली और अकाउंटेबली तरीके से गवर्न करना चाहिए, ठीक है। और किसी भी प्रोफेशन में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। और गुड्स और सर्विसेज को इस तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए कि वो सस्टेनेबल और सेफ रहे, और अपने एम्प्लॉयज़ का भी वेलबींग का ध्यान रखना चाहिए, और सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान रखना चाहिए, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना चाहिए, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। एंड जब आप पब्लिक के साथ में डील कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंटली बिहेव करना चाहिए, और इक्विटेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ को भी प्रमोट करना चाहिए। एंड दे शुड इंगेज विथ एंड प्रोवाइड वैल्यू टू देयर कंज्यूमर्स इन द रिस्पॉन्सिबल मैनर, ठीक है। तो इसके पहले कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स रहे हैं जिन्होंने मतलब बिजनेसेस को मोटिवेट किया है कि वो ज़्यादा सस्टेनेबल और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करें। तो सबसे पहला जो आया था वो आया था UN के गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स। ओके, और ये NVGs को बढ़ाने के लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक कमेटी बनाई है ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, ठीक है। तो BRR फॉर्मेट्स बनाए गए हैं लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, जहाँ पे उनको BRR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग करनी होती है। एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज इंक्रीजिंगली फॉर्मिंग द बेसिस फॉर एनहांसिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन बिजनेसेस एंड इंक्रीजिंग देयर क्रेडिट वर्दीनेस। तो जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग होगी उससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ेगी। ओके, और इसके अलावा इंडिया का एक नेशनल एक्शन प्लान भी मिनिस्ट्री बना रही है ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, और ये 2020 तक बनाया जाएगा। Now the seventh news is about the first person on Mars is going to be women. तो इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी किया है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा दिख रहा था। और अगेन एग्जांपल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, तो फिर फर्स्ट पर्सन मार्स पे इज़ लाइकली टू बी अ वुमेन, कौन होगा स्पेसिफाई नहीं किया है। और इसके अलावा नासा जो है इसी महीने के एंड में फर्स्ट ऑल फीमेल स्पेस वॉक भी करने वाला है, जहाँ पे ये दो एस्ट्रोनॉट्स के नाम थे एनी मैकलैंड एंड क्रिस्टीना कोच। दिस इज़ अ पिक्चर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम AIR, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़। ओके, और वहाँ पे अब इन एस्ट्रोनॉट्स की भी एक ऑल फीमेल स्पेस वॉक रहेगी। और नासा हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस 1978। तो 1978 में पहला एग्जाम्पल ये देखा गया था कि व्हेन द फर्स्ट 6 women जॉइन नासाज एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स, ठीक है। तो उस टाइम पे पहली 6 women ने नासा को ज्वाइन किया था। और अभी जो है वहाँ विमेन दे कंप्राइज 34% ऑफ इट्स एक्टिव एस्ट्रोनॉट्स। Okay, so this is a big accomplishment, and while celebrating the women empowerment, और इंडिया लेट मी टेल यू कि जहाँ पे हम लोग अभी करेंटली हैं तो इंडिया ईयरबुक अभी एक्सेस नहीं हो पा रही है, बट विल बी कमिंग इन अ डे और टू वेरी सून। और आप प्लीज़ थोड़ा सा होल्ड ऑन करिए और कीप गिविंग योर आंसर्स, कीप गिविंग योर फीडबैक्स एंड कीप लाइकिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और शायद अब जल्दी ही हम कुछ नए इनिशिएटिव्स भी लेकर एज द UPSC is approaching, maybe we'll start with स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स। ओके, तो अपने फीडबैक दीजिएगा एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।